मैं रुकेगा नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर यही लगता है। यूपी में चुनाव की जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि पीएम मोदी अपने नए मिशन पर निकल चुके हैं, एक बार फिर वही मैजिक दोहराने के लिए। इस बार गुजरात में इतिहास बनाने। यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर दिखाया कि कमल सिर्फ फ्लावर नहीं, फायर है, वोटों का फायर, जिसकी आग में विरोधी झुलस गए। अब बारी गुजरात की है, जहां आज से ही बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। कहते हैं सियासत में जंग कभी थमती नहीं। एक विजय दूसरी विजय के लिए हौसला बुलंद करती है। उसी हौसले के साथ आज पीएम मोदी का रथ निकला है यूपी से गुजरात की ओर। ना आराम, ना जीत के जश्न की खुमारी, बस तैयारी यूपी के बाद गुजरात फतेह की। एक और किले को बचाने की, एक बार फिर मैजिक दोहराने की। अहमदाबाद में एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर की ओर पीएम मोदी का काफिला निकला तो सड़कों के दोनों ओर लोगों का जोश हाई दिखा। सिर पर भगवा टोपी और दोनों हाथों से दिखाते विक्ट्री साइन। में जो जीत हुई है उसके बाद अब गुजरात में जीत किस तरीके से हासिल करनी है उसको लेकर भी रणनीति और कुछ जो विधायक है उनको सुझाव भी दिए जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये जो मीटिंग है इसे चुनाव की शुरुआत, यानी गुजरात में जो इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं तो उसकी शुरुआत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। आज बीजेपी ने गुजरात में शक्ति प्रदर्शन के साथ ही अगले चुनाव के लिए बिगुल बजा दिया है। यूपी समेत 4 राज्यों में भारी जीत के बाद अब गुजरात की बारी है। जीत के ज्वार को पीएम मोदी गुजरात तक लेकर आए हैं और मिशन गुजरात में वो अभी से फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। લોકતંત્રની એક ઉત્સવ 4 રાજ્યોમાં ફરીવાર સરકાર બની। લોકતંત્રની તાકાત જુઓ, જ્યાં આગળ ક્યારે એક સરકાર બીજી વાર બનતી નહોતી એવા રાજ્યોમાં ફરીવાર લોકો સરકાર બનાવે। લોકશાહી માટેની જાગૃતતા કેટલી વધી છે, લોકશાહીમાં ચૂંટાયેલા લોકોનું કામ વિકાસ કરવાનું છે એ વાત પ્રજા માનસમાં ઘર કરવા માંડી છે। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। पीएम मोदी के इस रोड शो से जिस मिशन गुजरात का आगाज हुआ है इसमें बीजेपी ने 150 सीटों का लक्ष्य रखा है। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और पीएम मोदी ने जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए अभी से शंखनाद कर दिया है। दिसंबर 2017 में गुजरात के चुनाव थे, तब कांग्रेस से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77, अन्य को 6 सीटें मिली थी। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी है जो रुकती नहीं, थकती नहीं, चुनाव दर चुनाव नई जोश के साथ आगे बढ़ती चली जाती है। यूपी वाले मैजिक की शुरुआत ही पीएम मोदी ने गुजरात से की थी, जहां 27 सालों से बीजेपी की सरकार है। ये गुजरात का मैजिक नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद से दिल्ली तक लाया, तो वहीं उन्होंने रास्ता यूपी से होकर चुना। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि मैजिक हवा में नहीं होते, उसके पीछे होती है मेहनत, रणनीति, जो नतीजों को जश्न में तब्दील करती है। और इस मिशन पर एक बार फिर पीएम मोदी निकल चुके हैं। अहमदाबाद से गोपी खहंगर के साथ आज तक ब्यूरो। जिस राज्य से राजनीति का कहरा सीखा, एक बार फिर से उसी राज्य में निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि इसी साल अक्टूबर नवंबर में वहां पर होने हैं विधानसभा के चुनाव। साफ है मोदी रुकेंगे नहीं, क्योंकि लड़ाई सिर्फ राज्य की नहीं है, लड़ाई दिल्ली की भी है, जो राज्यों से होते हुए देश की राजधानी तक जाती है। और पीएम मोदी इसी सफर पर निकले हुए हैं। यूपी तो इस जंग का सेमीफाइनल था, अब बारी फाइनल की है। ये 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं।
जीत के इन नारों और मोदी योगी के जयकारों के बीच सियासत का वो संदेश छिपा है जिसकी गूंज 2024 तक जाती है। जश्न के इस रंग में राजनीति की वो इबारत लिखी है जिसमें अगले लोकसभा चुनाव की तस्वीर नजर आती है। इस जीत और उत्साह के पीछे डबल इंजन की सरकार वाला दम है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत बीजेपी के लिए 2024 की ओर सबसे मजबूत कदम है। यह वजह है कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के जश्न के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का जिक्र छेड़ा। 2022 में यूपी की प्रचंड जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी अपने विजयी भाषण के बीच इसी एजेंडे को आगे बढ़ाया। यूपी में सबके साथ सबके विकास से भविष्य की राजनीति का रास्ता दिखाया। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयश्री उपलब्ध कराई है। पीएम मोदी ने यूपी के नतीजे से 2024 का रास्ता तय करने का संदेश दिया तो फौरन ही बीजेपी नेताओं का बयान आया। यूपी में शानदार जीत के बाद 2024 के चुनाव का रास्ता बेहद आसान बताया। परिवारवाद की राजनीति या जात पात की राजनीति ये बंद हो जाएगा, विकल्प मिलेगा, ईमानदार विकल्प मिलेगा, लोग जाएंगे उस तरफ। ये तो एकदम जो द मॉर्निंग शोज द डे ये दिखाता है कि हाँ 724 में क्या होगा, ये तो स्पष्ट है। इसमें कहीं कोई है नहीं अभी, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र स्तर पर हो, कहीं कोई है नहीं। कोई है बताइए, कोई तो नजर नहीं आता है नरेंद्र मोदी के सामने। जिस तरीके का मेरी पार्टी का ट्रेंड पिछले सालों में है, ये मान कर चलिए 10-5 दिन बाद 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी और 2024 के परिणामों को असेंबली वाइज और असेंबली में भी पॉकेट वाइज असेसमेंट करने के बाद जहां कमी समझ में आई होगी उन कमियों को प्रेसिपिटेट करके और उसके पर काम भाजपा शुरू कर देगी। 2024 का चुनाव 22 के चुनाव से भी अधिक होगा, क्योंकि देश की जनता ने यह तय कर रखा है कि देश में मोदी के अलावा कोई नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के इस भरोसे की वजह सीएम योगी आदित्यनाथ का मजबूत शासन है। साथ ही लोगों के बीच पीएम मोदी का वो प्रभाव है जिसका असर यूपी चुनाव में साफ दिखाई दिया। मजबूत चुनावी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने 12 वर्चुअल, 32 फिजिकल रैलियां और रोड शो करके यूपी की कुल 193 सीटों को कवर किया और पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल की 134 सीटों पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह रही कि कड़ी टक्कर के बीच वाली सीटों पर पीएम मोदी ने खुद प्रचार की कमान संभाली। मिशन यूपी को कामयाब बनाने के लिए पीएम मोदी ने एक दिन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने प्रचार युद्ध में उतरते ही चुनाव का एजेंडा तय किया। अपने प्रचार और विरोधियों पर वार से बीजेपी की जीत को एक तरफा कर दिया। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। जिस एक बात पर मैंने सबसे ज्यादा चिंता जताई थी वो थी
गौर परिवारवाद। मैंने राज्यों के लोगों को बताया कि कैसे मैं किसी परिवार के खिलाफ नहीं हूं, नहीं मेरी किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी है। मैं लोकतंत्र की चिंता करता हूं और मैं सभी ज्ञानियों को कहता हूं, जरा लोकतंत्र के तराजू पर इन चीजों को तोल के देखो। भारत में परिवारवादी राजनीति का, ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। अब इसी दम पर बीजेपी नेता 2024 का चुनावी खाका बना रहे हैं और लोकसभा की लड़ाई को आसान बता रहे हैं। 2017 की जीत को बीजेपी 2022 में दोहरा पाएगी, इसको लेकर काफी संशय और सवाल थे। कोरोना की तबाही सामने थी, किसानों का विरोध सामने था, जातिगत संतुलन को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन अब कोई सवाल नहीं रहा। मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनके रहते कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। लखनऊ से मौसमी सिंह, संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो 2024 के लोकसभा के मुकाबले के लिए बीजेपी के कप्तान पीएम मोदी पूरी तरह से लग गए हैं। यूपी के नतीजों से एक बार फिर मोदी के सामने कौन, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर विपक्ष एकजुट होता भी है तो भी पीएम मोदी को शिकस्त देना बेहद मुश्किल लग रहा है। न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न बुआ, न बबुआ, न प्रियंका। मोदी की सुनामी में सब उड़ गया। न यूपी के लड़कों की जोड़ी चली, न कांग्रेस का महिला कार्ड। मायावती के फिक्स वोटरों पर तो ऐसी सेंधमारी हुई कि बीएसपी को एक सीट जीतने के लाले पड़ गए। बंगाल चुनाव ने बीजेपी को हराने की जो उम्मीद विपक्ष में जताई थी, वो यूपी आते आते बुझ गई। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के चुनाव को अगर लोकसभा का सेमीफाइनल माना जाए तो बीजेपी ने लगातार दूसरी जीत दर्ज कर फाइनल मुकाबले के लिए बढ़त बना ली है। ऐसे में सवाल ये है कि इस वक्त बढ़त के बीच भविष्य में पीएम मोदी को चुनौती कौन और कैसे देगा। इस बड़े सवाल के बीच यूपी के जनादेश पर अखिलेश यादव का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ने के लिए यूपी की जनता का आभार जताया। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना बढ़ाने और मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। अखिलेश के इस ट्वीट में बीजेपी के खिलाफ संघर्ष का संदेश है, लेकिन क्या ये संदेश जमीन पर बीजेपी के विजय अभियान को डिगा पाएगा? क्योंकि इस चुनाव में मोदी योगी का जादू ऐसा चला कि लखनऊ पहुंचने से पहले ही साइकिल की हवा निकल गई। योगी से संघर्ष के लिए चुनाव से पहले अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सूरमा बीजेपी से तोड़ लाए, लेकिन वो खुद अपनी सीट हार गए। लेकिन हार का ना मुझे कोई गम है और न कोई मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। हार को मैं ससम्मान स्वीकार कर रहा हूं। मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला नहीं हारा हूं। जिन मुद्दों पर मैंने भाजपा पर प्रहार किया था, उन्हीं मुद्दों के साथ हम फिर आगे बढ़े। वहीं 2007 में यूपी में अपने दम पर सत्ता हासिल करने वाली मायावती के लिए ये चुनाव और भी बड़ा झटका रहा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली बीएसपी महज एक सीट पर सिमटी तो मायावती मुसलमान वोटरों की दूरी को इसकी वजह बताया। भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया
तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इन अफवाहों का शिकार न हुए होते तो फिर यूपी का चुनाव परिणाम कतई भी ऐसा नहीं होता। यानी लगातार दूसरी हार के बाद भी मायावती वोट बैंक के समीकरण में उलझी हुई हैं, जबकि बीजेपी की दोबारा जीत ने ये साफ साफ संदेश दिया है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से अब सत्ता पर काबिज होना मुश्किल है। यूपी को बदनाम करते हैं कि यहाँ के चुनाव में तो जाति ही चलती है, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। उधर यूपी में फिर अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा खराब रहा। न प्रियंका का चुनावी कैंपेन पार्टी का काम आ सका और न ही प्रचार। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरने वाली कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इतिहास की सबसे बुरी हार झेलनी पड़ी और पूरी पार्टी 2 सीटों पर ही सिमट गई। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में वंशवाद की पार्टियां नहीं रहना, परिवारवाद की पार्टियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आने वाला समय योग्यता, ईमानदारी और जनता के बीच में उपलब्धता, ये सभी रहना आवश्यक है और जनता लोगों को नकार देगी। कांग्रेस को झटका सिर्फ यूपी में नहीं लगा, पंजाब में दोबारा सत्ता का सपना देख रही पार्टी का झाड़ू ने सूपड़ा साफ कर दिया। वहीं उत्तराखंड ने इतिहास बदलते हुए बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता पर बैठा दिया। मणिपुर में भी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को चुनाव में करारी हार मिली। कांग्रेस को महज 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है, जबकि जेडीयू ने 6 सीटें हासिल की हैं। 5 राज्यों के चुनाव ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी का जादू बरकरार है। विपक्ष के पास ब्रांड मोदी का कोई जोड़, उनकी लोकप्रियता की कोई तोड़ नहीं। अब यूपी के चुनाव के बाद बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष को नई रणनीति के साथ आना होगा, एकजुट होकर अभियान बढ़ाना होगा। लखनऊ से मौसमी सिंह, संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा, 4 राज्यों में बीजेपी का मैजिक चला इस वजह से, लेकिन पंजाब में एक मैजिक झाड़ू से भी चल गया, जिसने विरोधियों को साफ कर दिया। पंजाब में 92 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने बड़ी बाजी मार ली है। अब तैयारी है दिल्ली के बाद एक और राज्य में ताजपोशी की। पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत को अरविंद केजरीवाल ने इनकलाब बताया और अब उसी अंदाज में आप पंजाब सरकार को चलाने की तैयारी कर रही है, ताकि दिल्ली और पंजाब में राजनीति के नए मॉडल के जरिए देश के दूसरे राज्यों में संदेश दिया जा सके, देश के अन्य राज्यों में पार्टी की पकड़ मजबूत की जा सके। इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है, केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलकर। 16 तारीख को भगवंत मान पंजाब की सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले भगवंत मान दिल्ली पहुंचे, केजरीवाल से मुलाकात की तो जीत की बधाई देते हुए केजरीवाल ने उन्हें गले लगा लिया। बड़ी बात यह कि 16 मार्च को भगवंत मान का शपथ ग्रहण राजभवन में न होकर भगत सिंह के गांव खटकर कला में होगा, जहां शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।
इसके साथ पंजाब के दफ्तरों में किसी नेता की जगह शहीद भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाने का फैसला किया गया है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਆਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ओथ सेरेमनी होगी। शपथ ग्रहण से पहले 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान आपके विधायक स्वर्ण मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। पंजाब की इस जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आपका कद ऊंचा हो गया है। अब केजरीवाल इस जीत के सहारे भविष्य की राजनीति की संभावनाएं तलाश रहे हैं, ताकि दिल्ली और पंजाब के सहारे पार्टी को और मजबूत किया जा सके। संगरूर से कमलजीत संधू और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।